नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां शिक्षकों की लापरवाही से नौनिहाल बच्चों का भविष्य हो रहा है चौपट, कहां गेस्ट हाउस से पकड़े गए संदिग्ध, किसके खिलाफ किया गया विशाल जन प्रदर्शन और धरना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ में डकैती में वांछित 25,000 के नामिया हिस्ट्री शीटर अपराधी HS 93A महेंद्र, जिस पर पूर्व से लूट डकैती गैंगस्टर के 5 मुकदमे दर्ज हैं। थाना देवगांव टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में घायल व गिरफ्तार और अवैध असलाहा बरामद कर लिया गया है। थाना देवगांव अंतर्गत करिया गोपालपुर मार्ग पर SHO देवगांव और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामिया अपराधी व थाना बरदा के डकैती के मुकदमे में वांछित हिस्ट्री शीटर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर पर पूर्व से लूट, डकैती, गैंगस्टर आदि के 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई थाना देवगांव के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में भले ही स्कूल चलो अभियान की धूम मची है, लेकिन शिक्षकों की मनमानी सरकार के इस अभियान को असफल बना रही है। पूरे जिले में शिक्षक व छात्र छात्राएं रैली निकालकर अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन गैसरी शिक्षा क्षेत्र बेलहासा विद्यालय में बच्चों का नामांकन तो दूर, शिक्षक ही विद्यालय नहीं पहुँच रहे हैं। शिक्षकों की मनमानी पर शुक्रवार को ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने BSA को पत्र भेजकर शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। घर के रईस हैं, वो आना नहीं चाहते हैं इस पे विद्यालय पे। अनुपस्थिति में जब आते हैं तो अपना जो है अटेंडेंस पूरा करके चले जाते हैं। यहाँ 8 टीचर नियुक्त हैं, जिसमें 1-2 करके आया करते हैं, बाकी सभी लोग गायब रहते हैं। और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराया जाए, इसके लिए हम लोग आप मांग करते हैं सरकार से कि इसकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस से पकड़े गए 2 संदिग्धों के कब्जे से खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी आई कार्ड सहित अन्य सामान की बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। पकड़े गए संदिग्ध के आपराधिक कनेक्शन की जांच के लिए पुलिस SSB एवं कई खुफिया एजेंसियों से हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नौतनवा में पुलिस द्वारा राहिल परवेज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये वाराणसी का रहने वाला है और पिछले लगभग 1 हफ्ते से ये नौतनवा के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। इसके पास से एक रॉ के अधिकारी का फर्जी ID कार्ड मिला है और एक रिवॉल्वर मिली है, जो एक्चुअल में एयरगन है, देखने में असली की तरह लगती है। इससे काफ़ी, चूँकि एक रॉ का कार्ड मिला था तो काफ़ी कड़ाई से कई एजेंसियों द्वारा इससे पूछताछ हुई। SIB, LIU, हमारे सर्विलांस सेल और हम लोगों ने सब ने, तो इसने ये बताया कि इसकी एक शादी दिल्ली की एक हिंदू युवती के साथ हुई थी, जो इसका कुछ पैसा और इसके बच्चे को लेकर भागी हुई है, जिसकी तलाश में ये घूम रहा है। इस पर चूँकि फर्जी इन्होंने ID कार्ड और प्रेजेंटेशन किया है, तो जो धाराएँ हैं उसमें मुकदमा कायम किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। सर, फर्जी राह का उसका क्या बताया, क्या इसने पूछताछ में बताया कि राह का गूगल से इसने कार्ड डाउनलोड किया और उसमें जो एक्चुअल फ़ोटो लगी हुई थी उसको चेंज करके अपनी फ़ोटो लगा दी और लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए ये इसका इस्तेमाल करता था। इसके अलावा एक अन्य लड़की से इसका अफेयर चल रहा है, उसको भी इसने अपने आप को रॉ का अधिकारी बताया हुआ है। सर, 2 हिंदू लड़कियों से संबंध था इसका, तो क्या कुछ लब जिहाद का भी एंगल कुछ इसमें आ रहा है? अब इसमें तमाम पूछताछ हुई है और इस ढंग का एंगल की बात तो नहीं है, लेकिन इसने अपनी गलत आइडेंटिटी का प्रयोग किया है लड़कियों से संबंध बनाने के लिए, जिसके लिए इस पर मुकदमा कायम किया गया। आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ है? आर्म्स एक्ट में एक ऐसा असलाह जिसको कि ये फर्जी असली असलाह की तरह प्रयोग करने का जो धारा है वो लगाई गई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय पर स्थित KMC डिजिटल हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जनपद को दिए गए सौगात से जिले में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ बेहतर ढंग से लोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। विशेषज्ञ के चिकित्सकों के माध्यम से जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो पाएगा, जिससे जनपद के लोगों को अब अन्य शहरों में इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पताल को अधिग्रहित कर 2024 तक MBBS की पढ़ाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जनपद में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने KMC डिजिटल हॉस्पिटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजगंज जनपद तराई इलाके का पिछड़ा जिला है। यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा एक लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी। ये जनपद एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित इलाका रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दिक्कतों को देखते हुए जनपद को PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। आपकी जो संस्था है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है और PP मॉडल पे किस तरह का ये मेडिकल कॉलेज होगा, कितने बच्चे होंगे, क्या सुविधाएं लोगों को मिलने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ ही आज इस प्रोग्राम में हमारे बड़े भाई पनेरा विधायक श्री ज्ञानंद जी का स्वागत करता हूं। श्री जयमंगल कनौजिया सदर महाराजगंज के लोकप्रिय विधायक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आज महाराजगंज जनता को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को लेकर के जो एक स्वप्न मैंने देखा था, आज परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उसके तहत इस अति पिछड़े ज़िले में मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिली है। आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि आज जनपद महाराजगंज में अब मेडिकल की शिक्षा अब हम लोग देंगे, चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा देंगे। और यहाँ जनपद से 150 बच्चे अगर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे इस जनपद के लोगों को अच्छी अपनी योग्यता लेकर के अच्छी चिकित्सा का लाभ देंगे। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। यहाँ पे अब हम लोग डिजिटल के माध्यम से जो देश के कोने कोने में योग्य शिक्षक हैं, अगर उनको आने जाने में असुविधा है तो मैं वहीं पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ से वो अपने लेक्चर डिलीवर करेंगे और हमारे बच्चे अच्छे ढंग से योग्य निकलेंगे और समाज के उत्थान में, समाज के स्वास्थ्य के लिए अपना बेस्ट योगदान देंगे। कब से ये सत्र शुरू होगा और क्या क्या सुविधाएं? हमारा पूरा प्रयास है कि मैं 2023 में ही इसमें एडमिशन प्रारंभ करूं। अपना प्रयास, मैं अपना कार्य प्रारंभ करूंगा इसी मई में, और उसके बाद से जैसे ही मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से NMC से अनुमति मिल जाएगी शैक्षणिक कार्य के लिए, तब से मैं प्रारंभ कर दूँगा। मेडिकल कॉलेज कल मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव किया है, कितना लाभ होने वाला है इस जनपद को और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली लोगों को? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो जोगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो महाराजगंज के जनता का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला है, तराई का एरिया है, एक विशेष प्रकार के संक्रमण से ग्रसित एरिया था और जोगी जी भी उससे वाकिफ़ थे और उन्होंने कहीं ना कहीं उस दिक्कतों को देखते हुए महाराजगंज को PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज दिया है। साथ ही मैं विनय श्रीवास्तव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जनपद में एक KMC हॉस्पिटल के रूप में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था, लेकिन प्राइवेट होने के नाते थोड़ा अभाव यहाँ पर रहता था। आज मेडिकल कॉलेज हो जाने के बाद हमारे क्षेत्र की जनता को सरकारी रेट पे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जब कभी इमरजेंसी पड़ती थी तो हम लोग के सामने भी बहुत समस्याएं आती थी कि जब बीमार कोई पहुंचता था सदर हॉस्पिटल, अगर उसको रेफ़र होता था तो गोरखपुर तक ले जाना पड़ता था। लेकिन मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जो जनता है, अगर बीमार होंगे, सीधे गंभीर बीमार होंगे, तो अब वो सुविधा उनको KMC मेडिकल कॉलेज में यहीं पर उपलब्ध होगी। और यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज खुला है तो हमारे बहुत से बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आएंगे, बहुत से और भी व्यवसाय यहाँ पर उत्पन्न होगा, हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और सबसे बेहतर चीज़ है कि कम से कम हमारे जनपद के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का पहले से ही लक्ष्य रहा है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश में जिन चीज़ों की व्यापक कमी है उसमें स्वास्थ्य सेवा भी आता था। अगर आप देखें कि आज़ादी के बाद देश में कुछ ही मेडिकल एम्स थे, लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद 22 एम्स की मंजूरी भारत सरकार ने देने का काम किया है। और भारत सरकार, मोदी जी का ही लक्ष्य है
कि देश के सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज सरकारी या पीपीपी मॉडल पे होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश में 157 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भारत सरकार दे चुकी है। गरीबों की चिकित्सा ठीक ढंग से हो तो वेलनेस सेंटर के लिए 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलना है, जिसमें से 90,000 वेलनेस सेंटर खुल चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य खोला जाए, उस पर भी काम चल रहा है। 600 ब्लॉक देश में ऐसे तय किया गया है कि जहां पर क्रिटिकल केयर सेंटर भी खोला जाए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट। आज झारखंड क्रांति मंच, भाकपा माले हुल, झारखंड क्रांति दल, फूलन देवी विचार भीम आर्मी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, बहुजन समाज पार्टी, SC/ST, OBC एंड माइनॉरिटीज एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में अंबेडकर पार्क से चलकर सैकड़ों की संख्या में विशाल आंदोलनकारियों ने विशाल जन प्रदर्शन करते हुए महावीर राम एवं उनके परिजनों पर प्राणघातक हमले के सभी नामजद अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग से संबंधित आक्रोशपूर्ण नारेबाजी करते हुए DC कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना व सभा में तब्दील हो गए। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इंस्टाग्राम में पहले चैटिंग हुई, एक दूसरे का फोन नंबर आदान प्रदान हुआ, फिर वाराणसी में सैर हुआ। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन अब रिश्ते में ऐसी दरार पड़ी कि चंदौली जिले के इब्राहिमपुर निवासी शालिनी पांडे शुक्रवार को इंसाफ के लिए SP के द्वार जा पहुंची। यहाँ शालिनी पांडे ने जो आप बीती सुनाई, उसको सुनकर यदि आप भी जवान हैं और प्यार करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। SP को सौंपे गए एक पत्रक में शालिनी पांडे ने अपनी पूरी व्यथा बताई है। जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। वैसे मेरा जिला चंदौली, यानी कि बनारस में मेरा पति लेके रहते थे। क्या मामला हुआ है? आपको आपके हाथ में एक मुकदमे का पेपर है, मेरे पति जो है, मैं जिस लड़के से बात करती हूँ इंस्टाग्राम से बात करते रहते, वो बोले कि आए बनारस, और मेरे साथ बात करते करते बनारस करने संबंध बनाए, संबंध बना के चले गए। 3 दिन के बाद फिर आए वो, 3 दिन के बाद फिर आए तो बोले तुमसे शादी करेंगे। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तुम कोर्ट मैरिज कर लो। तो उसने बोला कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, तुम्हारा उम्र कम है, 17 साल है, हम तुमसे मंदिर में शादी कर लेते हैं। हम बोले अच्छा चल ठीक है। तो मंदिर शादी काशी विश्वनाथ जी मंदिर शादी की है, वहाँ पे एक पर्ची भी मिला था हमको, पंडित जी भी थे। शादी उदी किए और रूम लेके हमको लोथा में रूम लिए, वहीं पे हमको लेके रहते थे। जब मैं वहाँ पे रहने लगी तो मैं उनसे बोले कि अब अपने घर वाले से बात कराओ। तो अपने पिताजी से बात कराए, तो उनके पिताजी से मैंने बात की, मैं बताइए ऐसे ऐसे मामला है, आपका लड़का मेरी शादी किया। तो उनके पिताजी बोले तुम मेरा बेटा तुम नहीं आता तो मेरे से तुम भूल जाओ। हम बोले कैसे भूल जाओ, आपका लड़का तो मेरे साथ शादी किया है। तो पूछे, उनकी बड़ी दीदी का भी बात हुआ, छोटी सिस्टर भी हैं, उनसे भी बात हुआ, सबसे बात की है, बस उनकी मम्मी से नहीं बात हुई। उनकी बड़ी दीदी पूछे क्या अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है कि मैं उनके घर पे गई तो बोल रहा है कि हम तुम्हें रखने के लिए तैयार हैं। उस लड़के का क्या नाम है और कहाँ के रहने वाला है? मीडी के रहने वाले हैं, ऋतिक मिश्रा। थाना कौन सा है? जनपद कौन सा है? बलिया। तो यहीं के रहने वाले लड़के हैं? जी हाँ। जब मैं जोर मारने लगी कि तुम मुझे घर पे रखो तो बोल रहे हैं कि तुम अपने मन के हो गई हो, तो मेरी बात एक भी नहीं सुन रही हो। कितने दिन तक उनके साथ रहे? जो 6-7 महीने तक। 6-7 महीने साथ रहे, अब वो अपने साथ नहीं रख रहा है? ये नहीं रखता। तो आप पुलिस के पास गई थी? जी हाँ, गए थे पुलिस के साथ। क्या हुआ? पुलिस गए थे तो मैंने वहाँ पे कैसे बुलाए थे मेरे आदमी को, हमको समझाए बुझाए, हम बोले वो नहीं समझ रहे थे। तो हम सोचे, हम बोले कि ठीक है नहीं समझोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखेंगे। तो बोला कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, हम किसी का डर नहीं है, ठीक है। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने मुकदमा लिखने के लिए बोली तो सर बोले कि तुम जाओ अपना लाइफ देखो, ठीक है, अपना लाइफ बनाओ। मेरा वहाँ पे सुनाई नहीं किया, वहाँ पे पैसा कौड़ी दिया गया था। कौन पैसा लिया? जी वही एक पंडित जी हैं, वही पैसा लिए थे, वहाँ के चौकी में है। कितना दिया पैसा? वही अभी। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एसपी ऑफिस के प्रांगण में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने युवक को समय रहते पकड़कर आत्मदाह करने से बचा लिया। युवक की शिकायत है कि उसे बेवजह पुलिसकर्मियों ने पीटा। मामले को लेकर कई बार पुलिस से शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार मजबूर होकर युवक ने ये कदम उठाया। मामले को लेकर फिलहाल पुलिस का कहना है कि जाँच की जा रही है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ घटना मारपीट की हुई है। धर्मेंद्र रावत बड़ौनी थाना पुलिस वाला है, मैंने मारपीट करी। मैं ट्रैक्टर लेके आ रहा था खेत में से निकाल के, तो मैंने कही वेल्डिंग टूट गई थी, तो वो बोला कि मादा चोर क्यों रे? तो मैंने कहा यार माँ की गाली मत दो, तुम्हारी माँ और मेरी बराबर की है। तो वो सीधा आके मेरी मुड़ी में डंडा मार दे बाना, सीधे मुड़ी में मारे बाना। और फिर बोले बड़ौनी भी गया तो वो बोला कि लिखे तो हम ही देंगे, कल लेना जाओ, कहाँ कोर्ट में जा रहे हो या दतिया जा रहे हो, जो करना है वो कर लेना। आप अभी यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, तो यहाँ ये तीर डालने का क्या मामला है? क्या क्यों किया? मैं आत्महत्या करूँगा, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूँगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र रावत। ठीक है सर, ये जो मामला आया है अभी आग जलाने वाला, क्या है मामला पूरा बताएं। कहना है लड़के का कि मैं रास्ते में मेरा ट्रैक्टर ख़राब हो गया था, वहाँ एक पुलिस वाले ने मेरी मारपीट की है। दूसरा पक्ष भी हम लोगों ने जाना है तो उसका भी कुछ और कहना है कि ये अल्कोहल लिए हुए और ये काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। बट ये दोनों तथ्यों को जानते हुए एसडीओपी बड़ौनी को इसकी जांच दे दी गई है और एसडीओपी बड़ौनी आगे इसकी जांच करेंगे और इसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। शराब भी अब खाने के दायरे में बिना खाद लाइसेंस के नहीं बिक पाएगी। योगी सरकार 2.0 का नया फरमान, शराब की सभी दुकानों को लेना होगा खाद लाइसेंस। देशी, अंग्रेजी व बियर की दुकान के मालिकों को खाद्य विभाग से लेना होगा लाइसेंस। प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई सैकड़ों मौतों को लेकर संज्ञान लेकर सरकार ने उठाया है ये कदम। देखिए, जो हमारा नया अधिनियम आया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, वो ऑलरेडी इन्फोर्स हो गया है 2011 से प्रदेश में। कतिपय कारणोंवश जो शराब आपका आबकारी विभाग का उसकी जो दुकानें थी उनको अभी तक कवर नहीं किया जा सका था खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन में। उसके लिए शासन स्तर से अब निर्देश जारी हो गए हैं कि इन दुकानों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस पंजीकरण के दायरे में लाया जाए। और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय ने, हमारे विभाग से प्रमुख सचिव महोदय ने पत्र इशू कर दिया है और हम आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्रवाई को पूर्ण करवा रहे हैं। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसको हम इस माह तक, हमारा लक्ष्य है कि हम अप्रैल तक इसको पूरा कर लेंगे और जो लोग नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस लेने के लिए क्या सरल प्रक्रिया है? लाइसेंस लेने के लिए आप जो भी संबंधित व्यवसायी हैं वो खुद जाकर पोर्टल पे आपके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्टर करके अपने नाम, पता और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बीएससी तृतीय वर्ष का पेपर लीक करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपियों में 26 छात्र हैं और 6 लोग एक कॉलेज के कर्मचारी हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्यवाही की गई है। साथ ही अभी आगे भी छानबीन की जा रही है। मालूम हो कि 6 अप्रैल को झांसी में बीएससी द्वितीय वर्ष से भौतिक छानबीन की जा रही है। मालूम हो कि 6 अप्रैल को झांसी में बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासन ने नवाबाद थाने में इसकी शिकायत कराते हुए मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 26 व छात्र और 6 लोग एक कॉलेज के कर्मचारी हैं। पकड़े गए आरोपियों के बारे में झांसी एसएसपी और डीएम ने बताया कि 6 तारीख को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के उड़न दस्ते ने एक युवक को पकड़ा था। पकड़े गए युवक के पास से नकल की पर्ची भी बरामद हुई थी। जब छानबीन की गई तो ये मामला नकल का नहीं बल्कि पेपर लीक होने का निकला। इसकी शिकायत करते हुए थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 48 घंटे में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो इस मामले में शामिल थे। सर, नकल का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्ज़ाम भी चल रहा है। ये जो नकल के मामले आए हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है। जनपद झांसी में बोर्ड एग्ज़ाम
बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और नकल विहीन चल रहा है। जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्ज़ाम हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ओवरऑल देखती है और जिला प्रशासन उसमें सहायता मांगने पे पुलिस फोर्स या अन्य अधिकारी उपलब्ध करवाती है, उसके बारे में 6 तारीख को पता लगा कि फिजिक्स का पेपर लीक हो गया है। तो जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेकर FIR दर्ज करवाए गए और विदिन 48 आवर्स जो 32 इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। हमारे बगल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं। हमारे राइट में जो यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उसके रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं। अभी इसमें इंक्वायरी चालू है और आगे भी जो दोषी पाए जाएंगे उनको अरेस्ट करके या जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी आप लोगों के द्वारा जो भी नए क्वेश्चन, नए एंगल इसमें बताए गए हैं उसका भी संज्ञान लेकर उसके बारे में भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट के अलावा और कौन कौन की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, स्टूडेंट के अलावा इसमें 26 स्टूडेंट जो कि नकल करते हुए पाए गए या बाद में नकल के संबंध में उनके मोबाइल में एविडेंस मिला, उनको अरेस्ट किया गया है। बाकी 6 मैनेजमेंट कमेटी जो श्री राम डिग्री कॉलेज है बांगरा में, उसके मैनेजमेंट कमेटी के कुछ ऑफिसर हैं। उसमें कुछ उनके 2 पार्टनर भी हैं, एक पार्टनर अभी एब्सकॉन्डिंग है और आगे भी जो नए व्यक्ति मिलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मामले में उनके उड़न दस्ते के द्वारा एक युवक को पकड़ा गया चेकिंग के दौरान, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि उसके द्वारा नकल की जा रही थी। वो पर्ची भी बरामद हुई, लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो उसमें तथ्य विशेष रूप से निकला कि ये पेपर लीक का मामला है, नकल का मामला नहीं है। तत्काल इसमें मैनेजमेंट के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। FIR के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और विदिन 48 आवर्स में हमने जितने भी इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ इसमें जिन लोगों की संलिप्तता थी, जो मुख्य अभियुक्त था जिसने फ़ोटो खींच के ये वायरल किया था, उसको पकड़ लिया है। जिस कॉलेज से ये वायरल हुआ उनके मैनेजमेंट के साथ साथ उनके जो भी पदाधिकारीगण थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एविडेंस के आधार पर पीछे से शुरू करके आगे तक पहुंचा है, जिसमें जो हमारा नकल करने वाला बंदा था उससे शुरू करके जिसने वायरल किया है, लगभग 32 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें 26 वो स्टूडेंट हैं जिनके पास हमारे एविडेंस के रूप में पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुंचा। 6 लोग वो हैं जिनके द्वारा इस कृत्य में कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें हमारे DIG महोदय और ADG साहब के द्वारा 50,000 का इनाम हमारी टीम को दिया गया है। शेष अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। सब मुख्य आरोपी जो है वो किस पद का कर्मचारी है, किस विद्यालय का? देखिए, वो श्री राम डिग्री कॉलेज में वो लिपिक और स्टोर कीपर के रूप में पिछले 5 साल से कार्य कर रहा है। उसने पूछताछ में ये तथ्य बताया कि जब वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पेपर खोल के रखा गया था 6 बजे के आसपास, तो उसने फ़ोटो खींचा और फ़ोटो खींच के अपनी भतीजी को भेजा जो एग्ज़ाम दे रही थी। फिर भतीजी के माध्यम से फ़ोटो जो पेपर था वो आगे वायरल हुआ और बाकी लोगों के पास ही पहुँचा। क्या कॉस्ट रखी गई थी सर इसकी पेपर की? कॉस्ट के विषय में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो तथ्य निकल के आए हैं उसमें उसने बताया है, जिस युवती के पास से पहली बार ये वायरल हुआ है कि 300 रुपये 350 रुपये में उसने आगे किसी दूसरी युवती को दिया, फिर दूसरी युवती से फिर किसी युवक के पास पहुंचा। अभी पुलिस इन सब तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुख्य आरोपी उसको किस प्रकार धारा में कार्रवाई की गई और बाकी स्टूडेंट पे क्या कार्रवाई? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उस पर जो विधिक प्रक्रिया के तहत जो धाराएं बन रही है उसमें 420 से लेकर 409 की धारा बन रही है। साथ ही साथ 66D IT एक्ट की धारा बन रही है, 201 की भी धारा बन रही है। बाकी अभी पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। थैंक यू। किसी और छात्र की भी गिरफ्तारी बताया है सर? देखिए, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। जिसका भी दोष इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। बंदरा प्रखंड के सकरी चांदपुर में शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र सरैया एवं तुर्की के द्वारा प्रगतिशील किसान सतीश कुमार द्विवेदी एवं प्रभात कुमार द्विवेदी के खेत में प्रक्षेत्र दिवसीय फसल कटिंग कार्यक्रम के तहत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान भूषण सतीश कुमार द्विवेदी और संचालन कवि के सरैया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण कुमार ने किया।
किसानों को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह और वैज्ञानिकों ने कम लागत में उन्नत खेती, जैविक खाद, पशुपालन आदि के बारे में जानकारी दी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।